बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरह के मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, या जिसका दूसरा नाम आइटरेटिव मेथड भी होता है। फिर फर्दर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड में आप तीन तरह के मेथड पढ़ते हैं, जिनमें पहला है डू-लिटल मेथड, सेकंड इज़ क्राउट मेथड एंड थर्ड इज़ चुलेस्की मेथड। ये जो मेथड हैं ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इन तीन मेथड के ऊपर मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और इन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 7th सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये लेक्चर आपका जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में ये तीन मेथड मैं बता चुका हूँ कि हम कर चुके हैं। आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पर दो तरह के मेथड पढ़ेंगे, जिनमें पहला है जी आपका जैकोबी मेथड एंड सेकंड इज़ गॉस साइडल मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं जैकोबी मेथड के ऊपर डिस्कशन करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस साइडल मेथड के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मेथड किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। जो पहले तीन मेथड हैं ये डायरेक्ट मेथड हैं, इनमें ये आइटरेटिव मेथड हैं। यहाँ पर आइटरेटिव का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मालूम करेंगे, जबकि यहाँ पर आप एक्चुअल सोल्यूशन मालूम करते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मालूम किया जाता है। तो चलें देखते हैं जी जैकोबी मेथड क्या है। ले बेटा, एक मरतबा फिर मैं अपने नोट से आपको यहाँ पर डिस्कशन करवा रहा हूँ। नहीं जी, जैकोबी आइटरेटिव मेथड मैंने लिखा है दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज गॉस जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड का दूसरा नाम गॉस जैकोबी मेथड भी है। ले जी, ये जैकोबी मेथड या जो गॉस सीडल मेथड है, इसको डिस्कस करने से पहले ये कुछ एक लाइंस हैं। ये मैंने जो बुक का पेज है, ये मेरे पास विद्या मूर्ति जो है उनकी बुक है, उनकी बुक का पेज मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। इसमें ये लिख रहे हैं, कहते हैं जी कि बट द मेथड ऑफ आइट्रेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक्चुअली ये क्या है, आप जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जैसे मैंने बताया कि आप दो तरह से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये जो आइटरेटिव मेथड या इनडायरेक्ट मेथड जो है, क्या ये आप हर तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने लिखा है जी बट द मेथड ऑफ आइट्रेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हर तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर दिस ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट कंटेन वन लार्जर कोफिशिएंट मच लार्जर दैन द अदर इन दैट इक्वेशंस एंड द लार्जर कोफिशिएंट मस्ट बी अटैच्ड टू अ डिफरेंट अननोन इन दैट इक्वेशंस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, नीचे लिख रहा है, इन अदर वर्ड्स द सोल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल एग्जिस्ट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय आइटरेटिव प्रोसीजर से इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल रिमेनिंग कोफिशिएंट्स इन ईच इक्वेशंस। आइटरेटिव मेथड से जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जिसमें 3 अननोन्स हैं, तो आप उस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तब सॉल्व कर पाएंगे अगर इसमें किसी एक कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है वो बाकी दो के सम से बड़ा हो। मतलब क्या है ये, चले मैं यहाँ से आपको डिस्कस करता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी। मेरे पास देखें, मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x1 12x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 8 है, मिसाल के तौर पर। इसके ऊपर आइटरेटिव मेथड से अब मैं और मज़ीद भी लिख लेता हूँ बाकी इक्वेशन भी। x1 प्लस 9x2 माइनस 7x3 इक्वल टू 5।
आगे मैं लिखता हूँ 5x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 13x3 इक्वल टू 8। कहता है कि आप इस सिस्टम ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करें आइटरेटिव मेथड से, और आइटरेटिव में चलें आपको कहता है जी गॉस जैकोबी मेथड सॉल्व करें। तो सबसे पहली कंडीशन जो है इसको आइटरेटिव मेथड इस्तेमाल करने की वो ये होती है, आपने देखना है पहली क्वेश्चन में जो x1 का कोफिशिएंट है वो है 12, इसका एब्सोल्यूट इन दोनों के सम ऑफ एब्सोल्यूट से बड़ा होना चाहिए, यानी x2 का कोफिशिएंट है 1, x3 का कोफिशिएंट है 3, 1 का एब्सोल्यूट प्लस 3 का एब्सोल्यूट, क्या 12, अब यहाँ पर ये हैं सारे पॉजिटिव हैं तो 12 का एब्सोल्यूट लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। 12 जो है इधर बनेगा 4, तो 12 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 4, ठीक है। बाकी में भी ऐसे चेक करना है। अब अगली क्वेश्चन में x2 का कोफिशिएंट देखना है आपने, x2 का कोफिशिएंट है 9, और इधर है x1 का कोफिशिएंट 1, और इधर है x3 का कोफिशिएंट -7, तो अब इसके ऊपर आप एब्सोल्यूट लगा लें -7। आप चेक कर सकते हैं कि 9 जो है वो ग्रेटर है, -7 का एब्सोल्यूट होगा +7, 1 + 7 8 आएगा, यानी 9 ग्रेटर देन आएगा 8 से, अभी तक भी ठीक है। तीसरी क्वेश्चन में आप जो कोफिशिएंट पकड़ेंगे वो x3 का होगा, x3 का कोफिशिएंट है 13, तो 13 बड़ा होना चाहिए x1 के कोफिशिएंट 5 प्लस x2 के कोफिशिएंट 4 से, वो बड़ा है। अब फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप आइटरेटिव मेथड से। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ऐसा होता कि मैं x3 का कोफिशिएंट 13 के बजाय 3 लिखता, तो अब आप कह सकते हैं कि 3 जो है वो बड़ा नहीं है 5 + 4 से, लिहाजा इसके ऊपर अब आप इस सिस्टम ऑफ क्वेश्चन को आइटरेटिव मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, वैसे ये सॉल्व हो जाएगा, वैसे आप इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लें, क्राउड मेथड लगा दें, आप इसके ऊपर चुलेस्की मेथड लगा दें, डू लिटल मेथड लगा दें, या इसके अलावा गॉस एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो आप पढ़ के आए हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, आप उनके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इन्वर्स जो मेथड है आपका, जो फर्स्ट ईयर सेकंड में आप पढ़ के आए हैं, वो तमाम लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस 13 की जगह 3 लिख दिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में आप इसके ऊपर आइटरेटिव मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या पता चला आपको कि आइटरेटिव मेथड तब इस्तेमाल होते हैं जब आपके पास हर इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट बाकी दोनों से ग्रेटर होना चाहिए, इधर x2 का कोफिशिएंट इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, और इधर आपके पास इसका कोफिशिएंट इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सबसे पहला, और इसे कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैकोबी मेथड को प्रॉपरली किस तरह, आप ये मेथड क्या कहते हैं इसको देखते हैं ज़रा। ले बेटा, मैंने लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस, ये मेरे पास सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस है। नाउ बाय कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर आइटरेटिव मेथड लेट, अब ये कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके मुताबिक ये सिस्टम जो है इसका सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर मैंने ये चीज़ें सपोज कर ली हैं कि पहला जो x का कोफिशिएंट है यानी a1 वो ग्रेटर देन होना चाहिए y के कोफिशिएंट यानी b1 और z के कोफिशिएंट यानी c1 के सम से। इसी तरह ही सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है b2, और नेक्स्ट इसी तरह बेटा आपके पास जो तीसरी इक्वेशन में z का कोफिशिएंट है c3, दिस विल बी बिगर देन कोफिशिएंट्स ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y a3 + b3 फॉर क्वेश्चन नंबर 3। या इस सारी बात को आप आसानी से लिख सकते हैं इस तरह, डैट इज़ इन ईच इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज़ लार्जर दैन दी अदर। अच्छा जी, अब चूँकि आपके पास पहली क्वेश्चन में मैंने सपोज किया है कि x का कोफिशिएंट a1 बड़ा है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, दूसरी क्वेश्चन में से y की वैल्यू निकालें, और तीसरी क्वेश्चन में से z की वैल्यू निकालें। तो ये वैल्यूज़ निकाल ली है मैंने। फ्रॉम 1 एलिमिनेटिंग x वी हैव, x की वैल्यू आ जाएगी 1/a1 d1 - b1 y - c1 z। एलिमिनेटिंग y फ्राम क्वेश्चन नंबर 2, फ्राम 2 से हमने y निकाल लिया, वो y की वैल्यू ये आ गई आपके पास 1/b2 d2 - a2x - c2z। इसी तरह जब आप क्वेश्चन नंबर 3 से z को एलिमिनेट करेंगे तो z की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 1/c3 d3 - a3x - b3y। ये हमने x y z के ये फार्मूला बना लिया है असल में x y z की वैल्यू मालूम करने का। आगे मैंने लिखा लेट x0 y0 z0 बी द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। सो सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर इन फार्मूलाज में मैं यहाँ पर x0 y0 वगैरह की जगह पुट कर दूँगा, x और y की जगह पुट कर दूँगा x0 y0 और z की जगह पुट कर दूँगा z0। तो हमारे पास जो फर्स्ट आइटरेशन आ जाएगी, तो फर्स्ट आइटरेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी x1 = 1/a1 d1 - b1 y0 c1 z0। y1 इसी तरह ही जो y वाला फार्मूला आपने बनाया था, y वाली इक्वेशन है, वहाँ पर y की जगह y1 पुट कर दें और इधर x0 z0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, गौर करें, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर y और z आएगा, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर x और z आएगा, जब आप इसी तरह z की वैल्यू निकालेंगे
तो दूसरी साइड पर एक्स और जी आएगा। नाउ एज फ्राम अबव 3 इक्वेशंस ऑफ x1 y1 एंड z1 विल बी कांस्टेंट, सो पुट दीज वैल्यूज अगेन इन 4 5 एंड 6 वी हैव सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। जब आप x1 y1 z1 की इन वैल्यूज़ को, यानी ये आंसर कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ से फ़र्ज़ करें आपने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, तो अब इधर आ जाएगा आपके पास x की जगह x1 की जगह x2 और इधर y नोट की जगह y1 और z नोट की जगह z1। भाई ये जो d1 है, ये d1 है या a1 है या c1 है, ये तो आपके नंबर हैं, कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये b के नीचे 1 इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर x के नीचे 1 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन में देखें जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेट किया है, उसके नीचे आप देखें वहाँ पर मैंने इनका नाम ही रखा है b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो कहीं इस चीज़ को आपने आइट्रेशन के साथ मिक्स नहीं कर देना कि यहाँ पर x1 आया है तो इसलिए मैंने b1 लिख दिया। इस चीज़ को, ये ज़रा इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसी तरह यहाँ पर जब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आएगी तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। y2 के लिए ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास, सही है, z2। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी हैव, इसकी जो आर्थ फ़र्ज़ करें मैंने लिखा जी कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस इफ़ एक्स आर वाई आर जेड आर इज़ द आर्थ अप्रॉक्सीमेशन और आर्थ हाइट्रेशन, देन आर प्लस 1 हाइट्रेशन का फार्मूला ये आपके पास है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बताया कि इधर आपने लिखना b1 y और z आएंगे, फार्मूला बनेगा 1/a1 d1 माइनस b1 y r और c1 z r, ठीक है। इसी तरह ही यहाँ पर आपने अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर z की वैल्यू निकालनी है तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये जनाब जैकोबी मेथड की जैकोबी मेथड है, ठीक है। आगे से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, आगे यहाँ पर ये 2-4 चीज़ें मैंने और लिखी हैं, ये भी देखने। मैंने लिखा जी कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस टिल वी फाइंड दी 2 साइमल्टेनियस अप्रॉक्सीमेशन टिल वी फाइंड दिस सेम 2 साइमल्टेनियस अप्रॉक्सीमेशन। हम अपना यानी सोल्यूशन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें 2 साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस हैं, अप्रॉक्सीमेशन जो है वो सेम ना मिल जाएँ। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी बेटर एस्टिमेट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आर टेकन एज एक्स नॉट वाई इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू 0 और जेड नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं बताई गई तो फिर ये है कि आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन खुद से लेट कर सकते हैं एक्स नोट वाई नोट जेड नोट इक्वल टू 0 के। नेक्स्ट मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा जी कि सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम बाय जैकोबी आइटरेटिव मेथड वर्किंग टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने कैलकुलेटर को फिक्स करना है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ मैंने इसको लिख लिया इस फॉर्म में, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स ए लेट कर लिया, मैट्रिक्स ऑफ अननोन आ गया, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट आ गया। ये आपको आप जानते हैं, आप इसको लिखना कैसे लिखते हैं। आगे मैंने लिखा जी कि यहाँ पर आप देखें कि जो पहली रो है, पहली रो में पहला नंबर जो है यानी x1 का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं वो 4 है, वो इन दोनों के सम से ज़्यादा बड़ा है। दूसरी रो में ये डायगोनल वाला नंबर जो x2 है, ये 2 है, ये इन दोनों बाकी दोनों के सम से बड़ा है, यानी -1 का एब्सोल्यूट ले लें वो +1, 0 का एब्सोल्यूट 0, तो सेंटर वाला नंबर इन दोनों के सम से बड़ा होगा। तीसरी रो में जो चौथा नंबर है डायगोनल का नंबर ये 4, ये इन दोनों के सम से बड़ा है, ठीक है, यानी 2 का एब्सोल्यूट 2, 1 का एब्सोल्यूट 1, 2 + 1 3, 4 बड़ा होता है। लिहाजा इसके ऊपर आप जैकोबी आइटरेटिव मेथड लगा सकते हैं। वी कैन सी डैट द सिस्टम सेटिस्फाई द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया डैट इज फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट डैट इज इक्वल टू 4 विच इज़ ग्रेटर दैन द एब्सोल्यूट सम ऑफ 2 and 1। डैट इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन 4 का एब्सोल्यूट जो है वो ग्रेटर है 2 एब्सोल्यूट + 1 एब्सोल्यूट से। सिमिलरली मैंने लिखा कि फॉर सेकंड इक्वेशन सेकंड डायगोनल एलिमेंट जो कि आपके पास 2 के बराबर है वो बड़ा है -1 के एब्सोल्यूट + 0 के एब्सोल्यूट से, यानी 2 का एब्सोल्यूट 1, ये इधर दोनों बन जाएंगे 1, तो 2 1 से बड़ा होता है। इसी तरह थर्ड डायगोनल एलिमेंट वो भी बड़ा है। सो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, ये है। सबसे पहली क्वेश्चन से आपको मैं कहता हूँ x1 की वैल्यू निकालें। ये 2x2 + x3 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएंगे, जाके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें आपके पास x1 जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1/4 11 -2x2 -x3। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन से x2 की वैल्यू निकाली, वो आ गया 1/2 3 टाइम x3 + x1। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में x3 नहीं है, x3 का कोफिशिएंट 0 है, तो लिहाजा यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी, इसको उधर ले जाएंगे तो x2 सिर्फ x1 के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी ये आ जाएगा इस तरह। इसी तरह तीसरी क्वेश्चन से x3 की वैल्यू निकाली, वो ये सारी आपके पास आ गई है। अच्छा, अब आगे देखें, चूँकि यहाँ पर आपके जो अननोन है वो पहले ही x1, x2, x3 की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो इसमें जो इनकी आइटरेशन के लिए जो मैं सिंबल इस्तेमाल करूँगा वो ये है। नाउ लेट अस सपोज दैट x1
0, x2 0, x2 होल पावर 0 इस तरह लिखी जैसे ब्रैकेट में इक्वल टू 0 शोज़ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ये इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है और इसको मैंने इस तरह लिखा है x1 के ऊपर 0। देखो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को वैसे आप लिखते थे x के नीचे 0 यहाँ पर लिखते थे, लेकिन चूंकि आपके यहाँ पर जो वेरिएबल हैं बिकॉज वो x1 x2 x3 हैं। अब यहाँ पर x3 वैसे जैसे देखने में लगता है ये थर्ड आइट्रेशन है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर असल में तीसरा अननोन है। तो जब ऐसा केस हो जाए तो फिर आप आइट्रेशन के लिए इस तरह सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। शोज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन देन पुट दीज वैल्यूज़ इन 4 5 6 सो वी गेट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपके पास ऐसे बनेगी, देखो इधर x1 के ऊपर मैंने ब्रैकेट में 1 लिख दिया, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x1 के ऊपर 1 लिख दिया इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर मैंने 11 माइनस 2x2 इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में 0 लिख दिया पावर में, और यहाँ पर भी 0 लिख दिया जैसे ये लिख दिया। अब उसमें मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की x2 होल पावर यानी 0 यानी कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ x2 वो 0 है। इसी तरह इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ x3 वो भी 0 है। ये रह गया 11/4, आंसर बन गया 2.7500। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपने कैलकुलेटर फिक्स कर रखना है। इसी तरह ही दूसरी इक्वेशन में x2 की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए, तो वो ये फार्मूला बना है हमारे पास, देखते जाएँ। यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने लिखा है x1 के ऊपर पावर 0, इधर भी पावर इधर 1 आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगी जनाब इसी तरह x2 की पावर 1 यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ x2, x1 की पावर 0, x1 0, आंसर 0 के बराबर है, ये 3/2 आ जाएगा, आंसर 1.5 आ गया। इसी तरह इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये मेरे पास फार्मूला है, इसमें भी वैल्यू पुट कर दी, x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, 16/4 आ जाएगा आपके पास। नहीं जी, इस तरह सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए यहाँ पर x1 के ऊपर पावर 2 लिखूँगा और इधर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा, वैल्यूज़ पुट करूँगा x2 1 यानी कि x2 की जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है उस पर आंसर निकला था 1.5 जो पीछे अभी हम निकाल के आए हैं। x3 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पर आंसर निकला है 4, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की, आंसर आया 1। इसी तरह ही अब आपने x2 का जो फार्मूला बनाया था उसकी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये इधर आ गया x1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ये वैल्यू पुट की, आंसर आया 2.8750। फिर उसी तरह x3 की पावर 2 यानी कि x3 की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, फार्मूला ये है हमारे पास, वैल्यू पुट की, आंसर आया 2.25। आगे मैंने लिखा है नाउ वी गिव एन आइटरेटिव फार्मूला फॉर इक्वेशन नंबर 4 5 एंड 6 एंड दी सक्सेसिव आइटरेट्स और अप्रॉक्सीमेशन इज शोन इन टेबल नंबर 1। आगे मैंने टेबल बना दिया है, बस उसमें बार बार इसको सॉल्व नहीं करके बता रहा। और आइटरेटिव फार्मूला ये है हमारे पास, k+1 अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, ये फार्मूला आपने बना दिया है, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस का। बस इसमें आप वैल्यूज़ पुट आउट करते जाएँ। के यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो इधर 0 0 आ जाएगा, यानी 0 का मतलब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। के जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे इधर 2 बन जाएगा, इधर 1 1 आ जाएगा। के जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे ये इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन बन जाएगी, इधर 2 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही कि ना रही? बस के को वेरी करते जाएँ और सॉल्व करते जाएँ। ये आगे टेबल में मैं दिखा रहा हूँ आप। नहीं जी, जैकोबी आइटरेटिव टेबल नंबर 1 ये मैंने लिखा है। के की वैल्यू वेरी करी 0 1 2 3 चलता जाएगा। ये तब तक चलानी है जब तक दो अप्रॉक्सीमेशन का आंसर सेम नहीं आ जाता, 2 कंसेक्टिव अप्रॉक्सीमेशन का। इधर x1 की केथ अप्रॉक्सीमेशन, x2 की केथ अप्रॉक्सीमेशन, x3 की केथ अप्रॉक्सीमेशन, इस तरह ये 3 टेबल आपने बना लिए 3 वेरिएबल के लिहाज से। 0 पर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन सारी 0 सपोज करके चले थे। 1 के ऊपर आंसर हमने निकाला था x1 की पावर 0 यानी कि x1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पर आंसर था 2.75, इसका आंसर था 1.5, इसका आंसर था 4। फिर 2 के ऊपर भी हमने निकाल के आए, जब के यहाँ पर 2 पुट किया तो x1 की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन पर आंसर था 1.0, इधर इसका आंसर था 2.8750 और इधर था 2.25। इसको आप वेरी करते जाएँ कैलकुलेटर में, ये फार्मूला एक मतलब आप लिख लें, ये करते जाएंगे। आपके पास चूँकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये काम चल रहा है, तो ये आप जाकर देखें इसकी 16 एंड 17 अप्रॉक्सीमेशन जो है। देखो यहाँ पर देखो करना ये है, देखो जी ये आपके पास x1 में अगर आप देखें तो 14 और 15 पर जाकर ये अप्रॉक्सीमेशन सेम हो गई, लेकिन ये किसकी हुई है? सिर्फ x1 की। लेकिन इधर ये डिफरेंट है, 14 और 15 में ये अप्रॉक्सीमेशन जो है x2 के लिए डिफरेंट है, इसी तरह x3 के लिए डिफरेंट है। ये जब तक जाकर सभी एक जैसे सेम नहीं होते तब तक आपने प्रोसीजर नहीं रोकना। तो 16वीं और 17वीं जो आइट्रेशन है इसके ऊपर जाकर आपका x1 x2 x3 ये तीनों सेम हो जाते हैं, लिहाजा यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर आप कहें जी x1 के लिए ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ x1 के लिए सेम हुआ है, x2 के लिए और x3 के लिए डिफरेंट है, सही है। तो मैंने आगे लिखा है जी कि सिंस फ्रॉम दी 16th एंड 17th अप्रॉक्सीमेशन द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 एंड x3 आर सेम
करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस स्टॉपिंग एट दिस स्टेज वी गेट x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू 2 आ गई और x3 की वैल्यू 3 आ गई। और आगे मैंने एक लाइन लिखी है, द आंसर्स आर 100% करेक्ट और हैव 100% एक्यूरेसी विद द ओरिजिनल आंसर। ओरिजिनल आंसर का मतलब ये है कि आप अगर इस इक्वेशन को वैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्रैमर रूल वगैरह से, या मतलब डायरेक्ट मेथड जो भी आप पढ़ चुके हैं पहले, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, क्राउड मेथड है, चुरेस्की मेथड है, क्रैमर रूल है, ठीक है, इनसे अगर आप सॉल्व करें डायरेक्टली इनको तो उनके एग्जैक्ट रूट ये निकलते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पर बात देखी कि आपका ये जो आइटरेटिव मेथड से आंसर निकला है ये बिल्कुल आपका आइटरेटिव मेथड असल में आपको क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट रूट बताता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रूट होता है, एक्चुअल रूट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर एक्यूरेसी 100% है। खैर वो लाइन आपने बीच में पेपर में नहीं लिखनी, आपने सिर्फ यहाँ तक लिख के स्टॉप कर देना है। तो ये जी आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो आइटरेटिव या इंडायरेक्ट मेथड है वो दो हैं, जैकोबी एंड गॉस सीडल। और इसमें जैकोबी मेथड हमने सीखा और जैकोबी मेथड के हवाले से एक एग्जांपल देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस सीडल मेथड के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।